पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डोईवाला विधायक ने किया निर्माणाधीन पुलों का स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। रामनगर पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। राजस्थानी तीर्थयात्रियों की बस सुरक्षा दीवार से टकराई, केदारनाथ से लौटते समय हुआ हादसा। केदारनाथ यात्रा में बढ़ रहे मौतों के आंकड़े, अब तक 44 श्रद्धालुओं और 70 से अधिक घोड़े खच्चरों की मौत। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने कल डोईवाला विधानसभा में थानों में विदालना नदी और रानी पोखरी की जाखर नदी पर बन रहे पुलों का स्थलीय निरीक्षण कर काम में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ तय समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए। इस अवसर पर डोईवाला विधायक के साथ लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के एक्शन धीरेन्द्र कुमार, NH के प्रमोद नेगी, भाषा मंडल अध्यक्ष राजकुमार और विनय कंडवाल के साथ प्रेम पुंडे, सुबोध जायसवाल के साथ तमाम लोग उपस्थित थे। यहाँ पर बिदालनाथ पुल जो है वहाँ पर उसको देखने गए थे कि उसका कार्य कैसा हो रहा है और समय पर पुल का निर्माण हो जाना चाहिए। तो आज हम उसकी कार्य की गुणवत्ता देखने के लिए संबंधित विभाग के इंजीनियर सब लोग लेके आए थे और जनता का लगातार वहाँ पर ये था कि साहब वहाँ पर कार्य को देखिए, क्योंकि क्वालिटी को मेन हमारा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आज उसी को हम देखने गए थे। वहाँ पर कुछ थोड़ा फॉरेस्ट का मैटर था, वो भी हमने वन विभाग के अधिकारियों से बात की है और वो बहुत जल्दी उसका समाधान हो जाएगा और पुल सही समय पर बहुत टाइम पर वो बन जाएगा। और अभी रानी पोखरी पुल का भी हम देखने गए तो यहाँ पर पुल का काम तो बहुत तेज़ी से अच्छा चल रहा है, लेकिन जो थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाकर के जो खनन का है तो इन्होंने 100 मीटर से भी कम उसमें यहाँ पे खनन के काम हुए हैं। तो इसका डिस्टेंस 500,000 मीटर कम से कम लगभग होना चाहिए, जिससे पुल की सुरक्षा हो। और काफ़ी गहराई में यहाँ पे खनन खोदा गया है, तो ये इससे पुल के लिए आगे भविष्य के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि जाखर नदी में जब पानी बढ़ता है तो उसका बड़ा फ्लो होता है, तो इससे काफ़ी नुकसान होने का खतरा रहता है। तो इसमें मैं संबंधित विभाग के, चाहे खनन विभाग के अधिकारी हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ कि इसकी जाँच करवाई जानी चाहिए कि इतने गहरे गहरे यहाँ पर जो खोदे गए हैं मानक के अनुसार न खोद करके अपने फायदे के लिए उन्हें जो खोदा गया है उसकी जाँच होनी चाहिए। केदारनाथ यात्रा में लगातार बढ़ रहे मौतों के आंकड़े गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। पिछले सालों की अपेक्षा ये आंकड़े काफी अधिक हैं। ऐसे में आने वाले समय में सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती बन रही है। देखा जाए तो केदारनाथ यात्रा शुरू हुए अभी 24 दिन ही मात्र हुए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा 40 पार कर चुका है। पिछली यात्राओं की अपेक्षा ये आंकड़े काफी ज्यादा हैं। वहीं लगातार हो रही मौतों के पीछे बड़ी वजह यहाँ मौसम की बेरुखी मानी जा रही है। वहीं अव्यवस्थाएं भी इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। वहीं श्रद्धालुओं की लापरवाही उनके लिए जानलेवा साबित हो रही है। मेडिकल चेकअप के बिना ही यात्रा पर आने से तबीयत बिगड़ती जा रही है। वहीं बेजुबान घोड़े खच्चरों की मौत की रफ्तार भी लगातार बढ़ती जा रही है। बीमारी और ठंड से अब तक 70 से अधिक बेजुबानों की मौत हो चुकी है। अक्सर पैदल मार्ग बारिश के दौरान फिसलन से भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। हालांकि प्रशासन और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बढ़ती भीड़ से व्यवस्थाएं पूरी तरह बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में अब सरकार और जिला प्रशासन और पुलिस को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है। के लिए जो मैसेज है मेरा सिंपल मैसेज ये है कि आप रजिस्ट्रेशन करा के आएँ और पेशेंस रखें। यात्रा हमारी काफ़ी अक्टूबर-नवंबर तक चलती है। साथ ही अपने साथ वार्म क्लोथ्स लेके ज़रूर आए। अभी भी हम देख रहे हैं कि कई लोग अपने साथ सफिशिएंट वार्म क्लोथ्स लेके नहीं आ रहे हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। हमने करीबन 100 लोगों को एयरलिफ्ट किया है केदारनाथ से, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर सकें। नीचे से हमने शॉप्स भी काफ़ी लगवाई हैं, बढ़वाई हैं और कम रेट्स में हम लोगों को कपड़े भी मुहैया करा रहे हैं। जो लोग सदर्न स्टेट से आ रहे हैं जिनके पास कपड़े वार्म क्लोथ्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ हम उनको दिलवा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा में इस बार लगातार बढ़ रही मौतों का आंकड़ा गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। जहां अभी तक यात्रा शुरू हुए 24 दिन हुए हैं और 44 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, वहीं बेजुबान घोड़े खच्चरों की मौत का आंकड़ा भी 70 पार कर चुका है। श्रद्धालुओं की मौत के पीछे जहां मौसम की बेरुखी मानी जा रही है, वहीं अव्यवस्थाएं भी इसके पीछे एक बड़ा कारण बनती जा रही हैं। हालांकि कहीं जगह ये भी देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की मौत की वजह उनकी लापरवाही बनती जा रही है। अपना मेडिकल टेस्ट न कराने के चलते श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं और तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो जा रही है। वहीं यही हालत इस बार घोड़े खच्चरों की भी है। घोड़े खच्चरों की मौत लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 70 से अधिक घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसमें कई बीमारी के चलते
तो कई दुर्घटनाओं में मौत के शिकार हो चुके हैं, जो कि सरकार और प्रशासन के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह जुटी हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के चलते अव्यवस्थाएं कहीं न कहीं हावी होती जा रही हैं। ऐसे में बड़ी बात यह होगी कि अब जो आने वाली यात्रा है, 5 माह जो यात्रा के बचे हुए हैं, इसमें सरकार और प्रशासन किस प्रकार की दुरुस्त व्यवस्था कर पाती है। कैमरामैन गौरव सिलोड़ी के साथ मैं संदीप भटकोटी, पहाड़ टीवी, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे राजस्थान के यात्रियों से भरी बस मैदनपुर स्लाइडिंग जोन के पास सुरक्षा दीवार से टकरा गई। घटना के बाद बस चालक बेहोश हो गया, जबकि वाहन में सवार कई लोग घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और निजी वाहन से वाहन चालक समेत अन्य घायल यात्रियों को अस्पताल भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें होटलों में ठहराया गया है। आपको बता दें कि कल सुबह करीब 10 बजे रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे के मैदनपुर स्लाइडिंग जोन के पास एक बस दीवार से टकरा गई। घटना के बाद चालक जहां बेहोश हो गया, वहीं कुछ यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी और चौकी प्रभारी तिलवाड़ा सत्येंद्र नेगी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वाहन चालक अपनी ड्राइविंग सीट पर बेहोशी की हालत में है और बस में सवार यात्री डरे सहमे हैं और कुछ बस के बाहर खड़े हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से निजी वाहन के माध्यम से वाहन चालक के साथ ही अन्य घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलवाड़ा भिजवाया। बस यात्रियों ने बताया कि वो लोग राजस्थान से केदारनाथ धाम यात्रा के लिए आए हुए हैं और केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी करने के बाद अब बद्रीनाथ धाम जा रहे थे। वाहन में चालक समेत कुल 28 लोग सवार थे। चौकी प्रभारी तिलवाड़ा के नेतृत्व में सभी यात्रियों को फिलहाल नजदीकी होटलों में ठहराया गया है। रुड़की में एक और सौदे का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आदित्य दोनाली बंदूक से फायर करते दिखाई दे रहे हैं। आदित्य मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के नारसन चौकी क्षेत्र गांव मन्ना खेड़ी का रहने वाला है। आपको बता दें कि हाल ही में आदित्य का नाम एक गोलीकांड में भी चर्चाओं में रहा था। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि गश्त के दौरान कोतवाली के उप निरीक्षक प्रीति ने पुलिस कर्मियों के साथ ग्राम पुछड़ी क्षेत्र में 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध गांजा बरामद किया है। कोतवाल ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। हमारे द्वारा रामनगर में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा पुछड़ी से हमारी पुलिस टीम द्वारा 2 व्यक्ति को कुल 5 किलो अवैध गांजा के साथ बरामद किया है और अवैध को गिरफ्तार कर किया। एनपीसीसी विभाग द्वारा विकासखंड मुंसियारी के धारखेट तोमिक मोटर मार्ग पर किठिया गार्ड में बनाई जा रही 24 मीटर मोटर पुलिया का निर्माण पिछले 2 साल से अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें ठेकेदार के द्वारा पुलिया के लिए थोड़ा बहुत फाउंडेशन खोद कर छोड़ दिया गया है। वहीं क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और NSUI पिथौरागढ़ के जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह दानू से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि मोटर रोड टूटने की कगार पर है। किसी भी समय इस मोटर मार्ग पर कुछ बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ग्रामीणों द्वारा एनपीसीसी विभाग और ठेकेदार को बार बार पुलिया निर्माण कार्य शुरू करने की मांग करने के बाद भी अभी तक पुलिया का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। वहीं क्षेत्र के लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि शीघ्र अतिशीघ्र पुलिया का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो एनपीसीसी विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल जिले में अपने राशन कार्ड जमा करवाने वाले राशन कार्ड धारकों का जमावड़ा लगा है। वहीं कई कार्ड धारक सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आज तक अमूमन बीपीएल कार्ड के लिए जी तोड़ प्रयास करने वालों की लंबी कतार देखने को मिलती थी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीपीएल राशन कार्ड जमा करवाने वाले लाभार्थी स्वयं खाद्य और आपूर्ति विभाग में अपना राशन कार्ड जमा करवाने के लिए कतार में खड़े हैं। इस तरह यहाँ अपने कार्ड जमा करवाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अभी तक 8,466 यूनिट, राज्य खाद्य योजना के 3,212 यूनिट और अंत्योदय योजना की 1,665 यूनिट सरेंडर हो चुकी है। लोग स्वयं आकर अपने राशन कार्ड जमा करवा रहे हैं। वहीं कुछ कार्ड धारक तो खुश हैं, लेकिन कई कार्ड धारक सरकार के इस फैसले से नाराज दिख रहे हैं। मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद है, मेरा अंत्योदय कार्ड है। अब मेरा लड़का छोटा बड़ा नौकरी लग गया है, इसलिए मैं अपना अंत्योदय कार्ड जमा कर रहा हूँ। बड़ा लड़का मेरा विकलांग है। अच्छी बात है, जो लोग बीपीएल अंत्योदय से उभर रहे हैं उनका कार्ड जमा होना चाहिए। राशन हमने नहीं बोला था, हमें फ्री दे, अपना भी दिया और अपना भी वापस कर रहा है। हमने नहीं बोला था कभी मांगने के भी नहीं किए थे, तो इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए, बस हमारी यही निवेदन है सरकार से। आप क्यों कर रहे हैं जमा? है जी, हमें डराया उन्होंने। क्या डराया? रिकवरी होगी, कुर्की होगी, फलना हो गया, फलना हो गया। इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाएगा, हमारा यही निवेदन है।
है कि सरकार ने जो ये निर्णय लिया कार्ड जमा करने का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो इन्होंने ये राशन जो गरीबों की राशन थी, फ्री राशन, ये दिया क्यों? सिलेंडर फ्री दिए, आप कह रहे हैं जिनके सिलेंडर 3 होंगे उनको भी कार्ड जमा करने पड़ेंगे, जिनकी भैंस है, गाय है, उनको भी कार्ड जमा करने पड़ेंगे। इसके मतलब गरीब मर जाए, है ना? तो ये गरीबों के साथ बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा धोखा है। मैं सरकार के अभी भी बोल रहा हूँ कि निर्णय वापस ले जो कार्ड को, और जो जांच के दायरे में आते हैं, ठीक है, उनकी जांच करिए। जांच किसने करनी है? पहले तो तुम्हारे आदमी ने खुद कर्मचारियों ने बनाया है, अब उन गरीबों को परेशान कर रहे हैं। जो ये अपात्र को ना, पात्र को हाँ, जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत अभी तक जनपद में जो हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो कार्ड सिलेंडर हुए हैं, उसमें प्राथमिक परिवार के अब तक 1988 कार्ड सिलेंडर हो चुके हैं, जिनकी 8,466 यूनिटें हैं। इसी प्रकार अंत्योदय के तहत अभी तक जो कार्ड सिलेंडर हुए हैं, उसमें 414 कार्ड और 1665 यूनिटें सिलेंडर हुई हैं। इसी प्रकार जो हमारा राज्य खाद्य योजना है, जो पीला कार्ड धारी हैं, उनके भी 920 कार्ड और 3,312 यूनिटें सिलेंडर की हुई हैं। तो इसमें जो पात्रता की जो शर्तें हैं, उसमें सबसे मुख्यतः तो ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अध्यादेश लागू किया गया था, उसके तहत तत्समय जितने भी बीपीएल कार्ड धारक थे उन्हें इसमें सम्मिलित किया गया था। उसके अतिरिक्त कुछ परिवारों का से जोड़ा गया था जिनके पूरे परिवार की मासिक आय 15,000 से नीचे है। इसमें यह है कि जिस परिवार की 15,000 से कम इनकम है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ऐसे कार्ड धारकों से अपील की जा रही है जिसकी पूरे परिवार की मासिक इनकम 15,000 से ज़्यादा है तो वो अपना कार्ड सिलेंडर कर दे। फिर कुछ लोगों के अंदर कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी वो आ रही है। इसमें हमारी तरफ से भी अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं और हमारे तरफ सोशल मीडिया में या समाचार दैनिक समाचार पत्रों में या आपके इलेक्ट्रॉनिक मॉडल से भी इसमें पात्रता की शर्त जो वो है गाइडलाइन है उसको भी जारी किया जा रहा है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब और सरदार इकबाल सिंह ने हल्द्वानी काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विभागों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से जानकारी ली तो कुछ कर्मचारी के पास सटीक उत्तर नहीं मिला, वहीं कई अधिकारी नदारद रहे। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को देहरादून अल्पसंख्यक कल्याण आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरदार इकबाल सिंह ने भी अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के बारे में जाना। उन्होंने सभी योजनाओं में समय से 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। हमारी जिला नैनीताल की बैठक समीक्षा बैठक है। अल्पसंख्यक कल्याण निधि से संबंधित जितनी योजनाएं हैं और जन अभियान के तहत हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। पिछले दिनों हमने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी बैठक की। आज उसी में नैनीताल ज़िले की समीक्षा बैठक में जो प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत और अल्पसंख्यक कल्याण निधि के तहत और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में और संबंधित विकास के कामों की योजना की आज हमने समीक्षा की है। और जो अधिकारी इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए उनको स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। लगभग 8 से 10 अधिकारी इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं। उनसे स्पष्टीकरण 4 तारीख को हम जो है देहरादून में उपस्थित होने का नोटिस जारी कर रहे हैं आज। दूसरा, जो अधिकारियों के पास जानकारी नहीं थी और योजना की अगर किसी अधिकारी के पास जानकारी नहीं, भारत सरकार की योजना हो या उत्तराखंड सरकार की योजना हो, अगर उस अधिकारी के पास पूरा डाटा नहीं है, योजना की जानकारी नहीं है, उनको चेतावनी दी गई है। अगर दूसरी बैठक में ऐसे अधिकारी पाए जाते हैं जिनको योजना का पूरा डाटा नहीं है और योजना की जानकारी नहीं है, उनको उस विभाग से हटाने की हमारी सिफारिश होगी। उनसे उसको विभाग से हटा दिया जाएगा। दूसरी चीज़, जो योजनाएं हमारी हैं लाभार्थियों तक 100% योजना का लाभ पहुँचे। और इसके अलावा जो हमारा लक्ष्य है वो इस वर्ष का पूरा हो, क्योंकि कोविड काल के समय में 2 वर्ष में हमारी योजनाओं का जो है बहुत हाल बुरा हुआ है, योजनाएं नहीं चल पाई हैं। हम चाहते हैं उन योजनाओं को मिला करके 2022 में उस लक्ष्य को हम दुगना करें, जिससे भारत सरकार से फिर हमारे पास जब लक्ष्य पूरा होगा तो उनको 10% या 25% लक्ष्य
बढ़ करके मिलेगा। सबसे बड़ी योजना हमारी प्रधानमंत्री जन विकास योजना, जो पूर्व में MSDPC के नाम से चलती थी, अब वो पहले 2 ज़िलों में चलती थी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। अब वो योजना प्रधानमंत्री जन विकास योजना के नाम से है और अब वो 2 ज़िले उसमें और बढ़ा दिए गए हैं पिछले 2-3 वर्षों से। उसमें ज़िला नैनीताल और ज़िला देहरादून को बढ़ाया गया है। उस लक्ष्य को भी हम पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत हमने हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बड़े लक्ष्य के रूप में कॉलेज और इंटर कॉलेज और ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास हल्द्वानी में जो प्रस्ताव मांगे गए हैं, उन प्रस्ताव में बड़ा हॉस्पिटल और एक डिग्री कॉलेज और इसके अलावा इंटर कॉलेज, एक रामनगर में ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हो रहा है। इसके कार्य को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा कब्रिस्तानों की बाउंड्रियों के लिए 10 करोड़ रुपए की याद राशि जो भारत सरकार से मिलती थी। रामचंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी द्वारा योग और तनाव मुक्त प्रबंधन पर तृतीय समापन अवसर दिवस पर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में कार्यशाला हुई। कार्यशाला में मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ तनाव से मुक्ति, चित्त की एकाग्रता और याददाश्त की मजबूती जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सविता गैरोला और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से हार्टफुलनेस प्रशिक्षक डॉक्टर LC सिंह द्वारा आध्यात्मिक प्रार्थना पर विशेष प्रकाश डाला गया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे के चिंतोली और डोबा गांव में तमाम बच्चे बुखार की चपेट में हैं। 2 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। चिकित्सकों के अनुसार प्रारंभिक जांच में चिंतोली के बच्चों के छोटी माता यानी चिकन पॉक्स से पीड़ित होने की बात सामने आई है। डोबा में बच्चे खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। दोनों जगह से बच्चों के खून के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे गए हैं। तेजी से फैल रहे बुखार से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने गाँव पहुँचकर बुखार से पीड़ित बच्चों के खून के सैंपल लेकर दवाइयाँ बांटी। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से इसकी रोकथाम के लिए उचित उपाय करने की मांग की है। सल्ट के विधायक महेश जीना ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में निगरानी रखने और बुखार पीड़ित बच्चों को उचित इलाज दिलाने के लिए CMO से बात की है। जैसा कि विदित है कि देघाट ब्लॉक में कुछ गाँव में जो है 2 बच्चों की मृत्यु हुई है, जिससे ज्ञात हुआ है कि वो चिकन पॉक्स और वायरल फीवर से पीड़ित थे। इसकी जानकारी जैसे उनकी मृत्यु होने के बाद हमको मिली तो हमें जैसे सूचना मिली तो वहाँ के देघाट के इंचार्ज को और हमारी टीम के दवाओं के साथ हमने उसी समय रवानगी करवाई थी। उसके बाद हमने पूरे जहाँ पे जिस गांव में ये संक्रमण की संभावना थी उसको स्क्रीन करके हमको अभी तक 12 लोगों की और इसी बीमारी से होने की पुष्टि मिली है, जिसके तहत हमने हमारे यहाँ पे IDSP के नोडल अधिकारी डॉक्टर मौतुजिया, डॉक्टर पुरोहित और विज्ञान से पीडियाट्रिशियन की टीम यहाँ से जिला स्तर से भिजवाई और उनके द्वारा वहाँ पूरी उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है और ब्लड सैंपल भी उन बच्चों के लिए गए हैं और दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में है। उसके बाद जो बच्चे संक्रमित हैं अभी वो पूरे उनके नियंत्रण में है, उन पर हमें पूरे निर्देश दिए गए हैं कि वहीं पे अपना टेम्प्रेरी अस्पताल बना करके लोगों की सेवा करेंगे। जब ये स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी तभी वो वहाँ से हटेंगे। तो अभी तक जो मुझे सूचना मिली है, अब 12 बच्चों के ब्लड सैंपल भी गए हैं, उनकी रिपोर्ट भी जैसे आएगी तो वो भी हम बताएंगे। दवाइयाँ पर्याप्त हैं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, अब पूरे क्षेत्र नियंत्रण में है और जो भी उनसे हमको अपडेट हो रहे हैं तो हमारे टीम यहाँ से उनको पूरी मदद कर रही है। गरुड़ क्षेत्र के तहसील परिसर में अधिवक्ता कार्यालय के पास से तहसील परिसर को जाने वाला रास्ता खस्ताहाल स्थिति में है। बार बार विभाग को अवगत कराने के बाद भी अब तक इस खस्ताहाल रास्ते का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता कार्यालय के पास ही नोटरी क्लब का कार्यालय भी बना हुआ है, जहां आए दिन हजारों की संख्या में लोग अपने स्टैंप पेपर और अन्य जरूरी दस्तावेज बनाने को पहुँचते हैं और उसी रास्ते तहसील परिसर को भी उनका आना जाना लगा रहता है। विगत 8 वर्ष पूर्व इस रास्ते के कायाकल्प को लेकर विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस रास्ते की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है और विभाग भी अपनी कार्यवाही से लगातार बच रहा है। स्थानीय अधिवक्ताओं ने बताया कि इस रास्ते से होकर जाने वाले बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग खस्ताहाल स्थिति होने के कारण कई बार इस रास्ते में गिर चुके हैं। बावजूद इसके विभाग द्वारा इस रास्ते को ठीक नहीं किया जा रहा है। वहीं अधिवक्ताओं ने जल्द से जल्द इस खस्ताहाल रास्ते को ठीक करने की मांग भी विभाग से की है। ये ऐसा है, यहाँ पर को जो है तहसील भवन बना हुआ है, ये 2014 में इसका जो है तहसील को इसका जो है हस्तांतरण हो चुका है और उसके बाद से आज तक जो है यहाँ पर कोई ये रास्ता नहीं है तहसील जाने के लिए। इसमें विकलांग आता है, वृद्धा आते हैं, को जो है महिलाएं, बच्चे आते हैं। बरसात में ये पूरी तरह से ही जो है एक प्रकार से नाला बन जाता है
और कोई भी इसमें ऊपर नहीं जा नहीं सकता है। सड़क मार्ग है तो उसको कम से कम 50 मीटर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें लोगों को बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, क्योंकि लोग सड़क से यहाँ पर सड़क में बस से या टैक्सी से उतर के आते हैं तो क्या होता है लंबा पैदल नहीं जा सकते हैं वो। तो हमने एसडीएम साहब को इसका ज्ञापन भी दिया था कि जो है ये रास्ता शीघ्र बनवाया जाए, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2014 से 2022 आ गया है, लेकिन अभी तक ये रास्ता नहीं बन पाया। तो ज्ञापन देने के बाद एसडीएम साहब द्वारा कोई किसी प्रकार का आश्वासन उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र इसको बनाया जाया करे, कह रखा है एसडीएम साहब ने। हाँ। अब देखो कितनी जल्दी बनता है। ज्ञापन कितने समय पूर्व दिया था आपने? हमें ज्ञापन दिए अभी 2 हफ्ते हो रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। अब उनने विभागीय कार्रवाई की होगी, फिर अभी हमें संज्ञान नहीं हुआ है इस विषय तो का। शासन प्रशासन से किस तरीके की मांग रहेगी आपकी? हमारा यही है कि मुख्य तो पहले जो है छोटे मोटे जो रास्ते होते हैं और जो पब्लिक से जुड़े हुए जहाँ भी कोई भी सरकार के जो है कार्यालय हैं तो उनमें लोगों के आने जाने के रास्ते सुख सुविधाएं होनी चाहिए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।